नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, गुजरात का सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूम रही है। सबसे ज्यादा सियासी शोर प्रधानमंत्री मोदी के नाम को लेकर है। गुजरात चुनाव से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सूरत में अपने प्रत्याशी के पक्ष में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी को विरोध का सामना करना पड़ा। ओवैसी की रैली में मोदी मोदी के नारे लगे। मुस्लिम युवकों ने असदुद्दीन ओवैसी को काले झंडे दिखाए, अपना विरोध दर्ज करवाया। गुजरात चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान रविंद्र जडेजा कैसे बीजेपी के रंग में दिखाई दिए, गुजरात में चुनाव का क्या माहौल है, मैं आपको गुजरात के चुनाव की हर तस्वीर आपको दिखाऊंगा। गुजरात के सियासी माहौल के बारे में भी बताऊंगा। G20 समिट के पावर शॉट सामने आने लगे हैं। इंडोनेशिया के बाली में होने वाली G20 समिट में भाग लेने के लिए दुनिया के दिग्गज नेता पहुंचने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ताइवान में तनातनी के बीच दोनों दिग्गजों की मुलाकात के मायने तलाशे जा रहे हैं। G20 में भाग लेने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली पहुंचे। बाली में प्रधानमंत्री मोदी किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। G20 समिट की पूरी खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। पावरफुल तस्वीरों के मायने भी आपको समझाऊंगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर दुनिया की नजर है। G20 में सबसे बड़ा मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध पर रहने वाला है। और इस बीच यूक्रेन में रूसी सेना के पीछे हटने की खबर के कई आयाम सामने आ रहे हैं। एक तरफ खैरसन में खुली खुशी का माहौल है, यूक्रेन में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन खेरसन को लेकर रूस को घेरने में जुटा है। खेरसन की खौफनाक तस्वीरों को आधार बनाकर रूस यूक्रेन पर हमलावर हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का पूरा अपडेट भी आज मैं आपको दूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। गुजरात चुनाव में सबसे ज्यादा किसी शख्सियत की चर्चा है तो वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी की तरफ से बस प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही माहौल बनाया जा रहा है। विपक्ष की राजनीति में भी इसी नाम के इर्द गिर्द घूम रही है। प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी भी हमेशा जताते रहते हैं गुजरात उनके लिए बेहद खास है। गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री शानदार पारी के बाद नरेंद्र मोदी ने दिल्ली का रुख किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री के पद पर दावा पेश किया। गुजरात के सियासी इतिहास में यह अपने आप में एक मिसाल है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार 12 साल पूरे करने वाली पहली शख्सियत बने नरेंद्र मोदी। विकास के मॉडल पर गुजरात मॉडल ने आगे का रास्ता तैयार किया। साल 2024 में मोदी ब्रांड के दम पर बड़ी बीजेपी, आज तक वो सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर मुश्किल हालात में बीजेपी का झंडा बुलंद किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी को निराश नहीं किया। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी नरेंद्र मोदी ने। उनसे पहले केशुभाई पटेल राज्य के मुख्य थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। एक तरीके से गुजरात की राजनीति में विपक्ष को हाशिए पर ला ढकेल दिया। पिछले 8-9 सालों से पीएम मोदी गुजरात से काफी दूर है, लेकिन अभी गुजरात की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। केंद्र की सियासत के साथ गुजरात में भी टीना फैक्टर का चर्चा है। टीना किसी लड़की का नाम नहीं है। राजनीति के जानकारों का टीना टर्म को मोदी की राजनीति से जोड़कर गढ़ा गया है। टीना मतलब देयर इज ऑल आवर नेटिव, जिसकी हिंदी हुई कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प ना तो देश की राजनीति में दिखता है और ना ही गुजरात की सियासत में दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता। अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो तीसरी बार यानी 2024 में भी उनका जीतना तय माना जा रहा है। साल 2001 में प्रधानमंत्री मोदी के जीतने के बाद चुनाव लड़े, सभी में जीत दर्ज हासिल की है। 2001 से 2022 तक इतने लंबे वक्त तक देश और गुजरात की सत्ता पर ऐसा मजबूत असर बनाए रखा जो हर किसी के लिए खास है। गुजरात में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा चुका है गुजरात का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। गुजरात में सत्ता पक्ष पीएम मोदी के नाम पर माहौल बनाने में जुटा है, तो विपक्ष भी पीएम मोदी के नाम पर ही उलझा नजर आ रहा है। और यही वजह है कि सूरत में असदुद्दीन ओवैसी की सभा सुर्खियों में है। असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हो रहे हैं, बीजेपी की कार्यशैली पर चोट कर रहे हैं। ओवैसी गुजरात की बीजेपी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी रविवार को सूरत पहुंचे। पूर्वी सूरत सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने में ओवैसी का विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। इसी दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान भी उनके साथ मौजूद थे। जैसे ही ओवैसी ने रैली को संबोधित करना शुरू किया, वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। इस नारेबाजी में सभा के मौजूद ओवैसी समेत सभी कार्यकर्ता काफी ज्यादा असहज होने लगे। किसी तरफ से विरोध नहीं दिखा। मुस्लिम युवकों ने ही ओवैसी को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। मोदी मोदी के नारे लगाए। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं कि ओवैसी की रैली में किस तरीके से मोदी मोदी के नारे लगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपकी कोई चीज जिंदा आपको रखती है तो आपकी तहजीब, आपकी शनाख्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओवैसी की पार्टी गुजरात में करीब 3 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। गुजरात चुनाव में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की चर्चा जोरों शोरों पर है। आज गुजरात के जामनगर नॉर्थ से रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान रविंद्र जडेजा भी उनके साथ मौजूद रहे। रविंद्र जडेजा का भगवा कुर्ता काफी चर्चा में रहा। बीजेपी के रंग में रंगते नजर आए रविंद्र जडेजा।
रविंद्र जडेजा बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर उनकी पत्नी राजनीति में कुछ अच्छा करना चाहती है, गुजरात के लोगों की मदद करना चाहती हैं। आज अपनी पत्नी के नामांकन के वक्त रविंद्र जडेजा ने क्या कुछ कहा, वो मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी साहेबનો ખૂબ આભાર માની કે જે મારા ધર્મપત્ની ઉપર એક વિશ્વાસ દેખાડ્યો જવાબદારી તો જેટલું બને એટલું જામનગરની જનતા માટે જેટલું વિકાસ થાય જેટલું સારા કામો થાય એ કરવાની કોશિશ કરશે કેમ કે એની હંમેશા માનસિકતા એવી રહી છે કે જેટલા નાના માણસોને મદદ થઈ શકે જેટલા નાના માણસોના કામ થઈ શકે જેટલા જરૂરિયાતમંદ લોકોના કામ થઈ શકે એ હંમેશા એની માનસિકતા એની દ્રષ્ટિ અને એનું એક વિઝન છે કે જેટલું બને સુધી ત્યાં છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચવું અને એનો જે પ્રોબ્લેમ હોય એ સોલ્વ કરવું। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने मोर्चा थाम लिया था। पत्नी रिवाबा जडेजा के साथ रविंद्र जडेजा चुनाव प्रचार में जुट गए। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने जामनगर उत्तर सीट से मौजूदा विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा का टिकट काटकर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को दे दिया। गुजरात के जामनगर नॉर्थ की सीट सुर्खियों में। एक तरफ रविंद्र जडेजा बीजेपी की प्रत्याशी अपनी पत्नी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बहन नया नाबा कांग्रेस के प्रचार में जुटी है। नया नाबा जमकर अपनी भाभी का सियासी विरोध करती दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने रिवाबा जैसी कमजोर उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ये सीट बड़ी आसानी से जीत जाएगी। कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार उन्हें नहीं हरा देगा। नया नाबा गुजरात महिला कांग्रेस की बड़ी नेता हैं। ऐसे में ननद भाभी के बीच चुनावी टक्कर हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इन दोनों के बीच रविंद्र जडेजा फंसे हैं। हालांकि वे साफ कर चुके हैं वो बीजेपी के साथ है। अपने चाहने वालों से बीजेपी प्रत्याशी रिवाबा के साथ खड़े होने की अपील कर रहे हैं। आप भी सुनिए रविंद्र जडेजा का ये वीडियो क्या कुछ कहा। जय माताजी, हूँ छू रविंद्रसिंह जाडेजा। मारा वाला जामनगर वासीओ अने तमाम क्रिकेट प्रेमीओ, आप सौ जाणी रह्या छो के विधानसभानी चूंटणीओ आवी गई छे અને T20 ની જેમ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે। તો મારા પત્ની રીવાબા જાડેજા પર ઉમેદવારીનો કળશ તમારા સૌના ભરોસે ભાજપના નેતાઓએ ઢોળ્યો છે। તો આવતીકાલે 14/11/2022 ના રોજ તે ફોર્મ ભરવા જઈ રહ્યા છે। તો જામનગરની જનતાને, ભાજપને અને જડ્ડુના ક્રિકેટ પ્રેમીઓને શોભે તેવો વિજયી માહોલ બનાવવાની જવાબદારી તમારા સૌ પર છે। તો ચાલો આવતીકાલે સવારે 11 વાગે આપણે મળીએ। સ્થળ MP હાઉસ, સરુ સેક્શન રોડ, સત્યમ હોટલની બાજુમાં। જય માતાજી। और गुजरात में चुनावी लड़ाई तेज होती जा रही है। गुजरात का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। देश में हर तरफ बस गुजरात चुनाव की चर्चा है। गुजरात चुनाव में किसका जादू चलेगा? बीजेपी का कमल ही कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा या फिर गुजरात में बदलाव होगा? जनता कांग्रेस का हाथ थामकर आगे बढ़ेगी या फिर गुजरात में चमत्कार होगा? दिल्ली, पंजाब की तरह गुजरात भी जनता आपके सिर पर जीत का सेहरा बांधकर सबको हैरान करेगी। गुजरात में झाड़ू चलेगा। हो तो कुछ भी सकता है। जनता के दिल में क्या है कोई नहीं जानता। आम आदमी पार्टी ने गुजरात का चुनावी रण त्रिकोणीय बना दिया है। अभी तक गुजरात की सत्ता के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच खींचतान है और गुजरात की सत्ता पर आम आदमी पार्टी ने भी दावा ठोक दिया है। एक मजबूत फैक्टर की तरह असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात के चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे। पहले चरण में राज्य की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट पड़ेंगे। वहीं दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। पहले चरण की 89 सीटों के लिए पर्चा दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। नामांकन पत्रों की जांच में 15 नवंबर तक की हुई। पहले चरण के नाम वापसी की अंतिम तारीख 17 नवंबर है। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी।
इसी तरीके से दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर को होगी। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर तक होगी। दूसरे चरण की नाम वापसी की अंतिम तारीख 21 नवंबर है और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। गुजरात चुनाव के फाइनल नतीजे 8 दिसंबर को देश के सामने आ जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, गुजरात के लिए पीएम मोदी का मेगा कैंपेन प्लान तैयार है। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के लिए कमर कस ली है। ऐसा बताया जा रहा है कि अपने गृह राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से भी ज्यादा चुनावी रैलियां और रोड शो करेंगे। 17 नवंबर को सभी सीटों पर नामांकन पूरा होने के साथ पीएम मोदी का चुनावी अभियान तेज हो जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 7 से 8 दिन तक गुजरात में रहेंगे। कैंपेन के दौरान 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक रैली होगी। इस तरीके से पीएम मोदी 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। हिमाचल के बाद अब पूरे देश का फोकस गुजरात पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ गुजरात चुनाव में जुटी है। गुजरात में चुनावी हार जीत के आंकड़ों का असर बड़ा होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में गुजरात के चुनावी नतीजों का संदेश बड़ा होगा। महाराष्ट्र की आवाज के जरिए आपको एक दिल दहलाने वाली खबर बताना चाहता हूं। आज दिल्ली से सामने आई एक मर्डर स्टोरी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लिव इन रिलेशन को लेकर बहस तेज हो गई युवाओं में। इस बीच इन दोनों लिव इन रिलेशनशिप का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लिव इन रिलेशन में रहना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दिल्ली से सामने आई एक मर्डर स्टोरी इसकी बानगी है। दिल्ली पुलिस ने 5 महीने पहले यानी मई 2022 में हुए एक मर्डर केस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब अमीन पूनावाला नाम के एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों मुंबई के रहने वाले थे। परिवार वालों की आपत्ति के बाद दोनों मुंबई से भागकर दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में दोनों लिव इन में रहने लगे। बाद में जब दोनों की आपस में नहीं बनी तो आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। हत्या को छिपाने के लिए आफ्ताब ने उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर फेंक दिया। आफ्ताब पुलिस के गिरफ्त में है। जांच पड़ताल चल रही है। इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस क्या कुछ कह रही है वो भी मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। एक यहाँ पे लड़का लड़की आए थे मुंबई से। वो लोग यहाँ पे आके जब रहे, कुछ दिनों बाद लड़की के फादर को मुंबई में आइडिया लगा कि लड़की मिसिंग है, लड़की से बहुत दिन से टच में नहीं आ पाए। तो लड़की के फादर मुंबई पुलिस में गए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने। उन्होंने आफ्टर इंक्वायरी फाइंड आउट किया कि लड़की की लास्ट लोकेशन वॉज इन दिल्ली। तो हमारे पास पीएस मेहरौली में वो लोग आए और हमने फिर इमीडिएटली लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया। वहाँ पे दोनों प्राइवेट जॉब करते थे, कभी कॉल सेंटर में या फिर किसी और प्राइवेट फर्म में, दोनों जॉब करते थे, लड़का लड़की दोनों। यहाँ पे भी आके इन्होंने, लड़की ने जॉब स्टार्ट नहीं की थी बट लड़का वॉज इन अ जॉब। आफ्टर द इंसिडेंट लड़के ने कोई जॉब ज्वाइन कर ली थी यहाँ पे। ये जो मालूम चला पूछताछ के अंदर कि ये लड़का लड़की किसी एक डेटिंग ऐप के थ्रू टच में आए आपस में। मुंबई में ही आए थे। देवर एन लिव इन रिलेशनशिप वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आके इन्होंने कंटिन्यू किया और उसके बाद इनके थोड़ा फ्रिक्वेंटली झगड़े होने लगे। जब झगड़े होने लगे तो कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पर लूज कर जाते थे। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लड़के ने अपना टेम्पर लूज किया और लड़के ने लड़की को मार दिया। समवेयर इन मई जो लड़के ने बताया, इसने लड़की को मारा। बॉडी का ये है कि इस लड़के ने जो बताया कि जब उस टाइम हो गया इंसिडेंट तो इसने लड़की की बॉडी फिर थोड़ा कट करके डिस्पोज करी। आसपास के एरिया में इसने अलग अलग पार्ट्स डिस्पोज करे और कुछ कुछ मिला है उसको। अभी इट इज़ येट टू बी कन्फर्म्ड कि वो बॉडी पार्ट्स किसके हैं, ह्यूमन के हैं, क्या है, आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वाला। बिल्कुल अरेस्ट कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन। पूरा हम डिजिटल एविडेंस जो हमारे हैं और साइंटिफिक एविडेंसेस उस पर फोकस करके विल ट्राई टू गो हेड। अभी डिटेल्स मर्डर कभी किया और कैसा किया कि किधर किया ये हम नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन अभी है वो दिल्ली पुलिस कर रहा है। पिताजी का एफआईआर दाखिल किया उन्होंने, उसका ये किया। लेकिन ये पक्का है कि मई 2022 से कहीं ना कहीं ये बीच में जो टाइम गया वो मोबाइल उसका बंद है, फेसबुक बंद है, बैंक का अकाउंट सब ट्रांजेक्शन क्लोज है। वो सब वो मई महीने से टिल टुडे कहीं ना कहीं मर्डर स्टार्ट किया है। जैसा पुलिस ने बताया कि लड़का और लड़की मुंबई के कॉल सेंटर में काम करने के दौरान मिलते थे, दोस्ती होती थी, दोस्ती प्यार में बदल गई। जब परिवार वालों को विरोध करने लगे तो दोनों भागकर दिल्ली आ गए। यहाँ आकर वो शादी नहीं करते। दिल्ली के मेहरौली इलाके में लिव इन रिलेशन में रहने लग जाते हैं। लिव इन में रहने पर कपल आसपास के लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं और यही वजह है कि दिल्ली में उनके आसपास रहने वाले लोगों को कपल के बारे में कुछ नहीं पता चला। उनके पड़ोसी का बयान है
वो भी मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। अभी ली थी अपने दोस्तों के साथ उतनी शेफ की क्या कर हाँ जी 24 घंटे लड़ाई रहती थी, बस पुलिस वगैरह आती नहीं थी, ना कोई कंप्लेंट करता था ये वगैरह है। कंप्लेंट करते हैं ये तो ना हासता होता। तो आफ्ताब और श्रद्धा को आपने कभी नहीं देखा? नहीं सर, नहीं देखा, नहीं आती होगी रात को घुस जाती हम नहीं देखा। लिव इन में रहने के लड़का और लड़की दोनों के परिवार वाले जाने अनजाने में सच से दूरी बनाए रखते थे। ज्यादातर मामलों में लड़का लड़की अपने घर वालों को गुमराह करते हैं, उन्हें सच का पता नहीं लगाने देते। ऐसी गलती लड़का और लड़की दोनों के परिवार वाले करते हैं। इस मामले में लड़की के परिवार वालों का बयान सामने आया है। उन्होंने यही बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें अपनी बेटी की जानकारी मिलती थी। जब सोशल मीडिया पर अपडेट आना बंद हो गया तब उन्हें शक हुआ। वो दिल्ली पहुंचे और पुलिस वालों ने हैरान परेशान करने वाली मिडिल स्टोरी का खुलासा किया। इस मामले पर दिल्ली पुलिस में सियासत भी गर्मा गई है। राष्ट्रवाद के जरिए मैं आपको कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया सुनवाना चाहता हूं जो इस मर्डर पर शुरू हो गई है। ये नहीं है, ये भारत की राजधानी है दिल्ली। इसी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ के नारे दिए गए और उसका परिणाम के रूप में हम क्या देख रहे हैं कि हमारी बेटियां पढ़ लिख कर पैरों पे खड़ा होकर रोजगार के लिए, काम के लिए एक से दूसरे शहर जा रही हैं और खासतौर से राजधानी दिल्ली में वो इस उम्मीद से कम आ रही होंगी कि सुरक्षित रहेंगे, अपने पंखों को फैलाकर ऊंची उड़ान भर पाएंगे। लेकिन क्या आप राजधानी दिल्ली को, हमारी बेटियों को सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? इससे पहले उत्तराखंड की बेटी किरण नेगी गैंग रेप हुआ, बलात्कार करके हत्या कर दी गई, दोषी करार दिए गए, फांसी की सजा निचली अदालत द्वारा सुनाई गई और फिर पता लगता है कि उच्चली अदालत ने सभी दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया। क्यों हिम्मत पैदा नहीं होगी दूसरे हमारे बलात्कारी हत्यारों की? यहाँ पर भी वही देखने को आ रहा है, हिम्मत यहीं से तो मिलती है। हिम्मत मिली इस अपराधी को भी, कारण कुछ भी हो, संबंध क्या थे क्या नहीं थे दो लोगों के बीच में, पर क्या आप ये कसब करेंगे, बलात्कार करेंगे, हत्या करेंगे, टुकड़े टुकड़े करके आप बता रहे हैं उसको फेंक दिया गया और रोज रोज एक टुकड़ा फेंका जा रहा था और कुछ नहीं हम अपराधियों को पकड़ पाए या अंजाम तक पहुंचा पाए। जो पहुंच पाए उन्हें बाइज्जत बरी करके क्या संदेश दे रहे हैं? लड़की को उसके प्रेमी ने बुरी तरीके से मर्डर करके उसकी बॉडी के 35 से ज्यादा टुकड़े करके अलग अलग जगहों पे दिल्ली में फेंककर इतनी बड़ी घटना को, वारदात को अंजाम दिया है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने और दिल दहलाने वाला मामला है। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, इस आदमी को अरेस्ट भी कर लिया है। मैंने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि 6 महीने पहले इतनी बड़ी घटना को कोई अंजाम दे देता है दिल्ली में और उसका पता भी नहीं चलता। 6 महीने तक किसी को भी नहीं पता चला कि ये लड़की कब गायब हो गई। किसी ने कोई केस को रिपोर्ट नहीं करा और दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई 6 महीने तक। तो मैं ये चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस हमें ये बताए, क्या ये आदमी अकेले ऑपरेट कर रहा था, क्या इसके साथ कोई गैंग भी था, और दिल्ली पुलिस ये भी बताए कि किस तरीके की कंप्लेंट्स इस लड़की ने कोई पहले भी दी थी। क्या लड़की ने कभी बताया था कि उसके साथ कोई यौन शोषण हो रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो रहा था, और उस पे दिल्ली पुलिस ने क्या किया। तो मैं चाहती हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये जो आदमी है इसको बहुत ही कड़ी सजा दी जाए। और इस मसले में 2 वर्जन सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि लड़की शादी का दबाव बना रही थी लड़के पर, कोई कह रहा है लड़का शादी का दबाव बना रहा था लड़के पर। इसी वजह से हालात इतने बिगड़ गए कि उनके बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। ऐसे ही दिन झगड़े में लड़के ने लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। लिव इन रिलेशनशिप की यही कड़वी सच्चाई है। दोनों ही तय नहीं कर पाते लिव इन रिलेशन में कि बने रिश्ते को किस अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, शादी करनी है या नहीं, तय नहीं कर पाते। मैं राष्ट्रवाद के जरिए युवाओं से यह अपील करना चाहता हूं, लिव इन रिलेशन के रिश्ते से बचें। ये हमारे समाज, हमारे संस्कृति से बिल्कुल मैच नहीं करता। समाज ऐसे रिश्तों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। मैं लड़का और लड़की दोनों के ही परिवार वालों से ये कहना चाहता हूं, अपने बच्चों पर नजर रखें। वो कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ मिलते हैं। जवानी में गलती हो जाती है, खुद जाकर देखें, आसपास के लोगों से बात करें। लड़का हो या लड़की, इतनी छूट किसी को नहीं मिलनी चाहिए ताकि इस तरह की वारदात होनी चाहिए। क्योंकि गुस्सा
कुछ पल का होता है और उसका अंजाम क्या होता है वो आप सबके सामने है। रिलेशनशिप कोई भी हो, लेकिन गुस्सा ठीक नहीं है। समाज को इन्वॉल्व करें। कोई जा रहा है उस बच्चों को मिलने के भेजें। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सतर्क रहें। महानगरों में तेजी से फैल रहा है, इसे लेकर सभी को सतर्क होने की जरूरत है। G20 समिट के पावर शॉट सामने आने लगे हैं। इंडोनेशिया के बाली में होने वाले G20 समिट में भाग लेने के लिए दुनिया के दिग्गज नेता पहुंचने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ताइवान में तनातनी के बीच दोनों दिग्गजों की मुलाकात के मायने तलाशे जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में अमेरिका और चीन के बीच तलखी बढ़ी है। कई मसलों पर सीधा टकराव देखने को मिला है और इसी वजह से बाली की तस्वीरें सबको हैरान कर रही हैं। दोनों दिग्गजों की मुलाकात काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी ने ताइवान यात्रा के बाद चीन भड़का हुआ है। चीन के अमेरिका को अंजाम भुगतने के लिए चेतावनी दे डाली। अमेरिका ने भी खुलकर ताइवान के साथ खड़े रहने का संदेश दिया। चीन के आगे ताइवान और अमेरिका तने रहे। ऐसे में सबकी निगाहें G20 पर टिकी हैं। जो बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात से आपसी रिश्तों पर क्या फर्क पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या कम होगी रिश्तों की खटास? कई मुद्दों पर तनाव के बीच बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है। इंडोनेशिया के बाली में दोनों नेताओं के बीच बात हो रही है। बाइडेन बोले, जिनपिंग और मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी है। यूएस और चीन ने अपने मतभेद पर भी काबू पाने में सक्षम है। दोनों मिलकर सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाएंगे। जिनपिंग ने कहा कि हम अमेरिका के साथ काम करने को तैयार हैं और जो बाइडेन के साथ विचारों के आदान प्रदान को लेकर भी बातचीत का उद्देश्य अमेरिका चीन संबंधों में सुधार, आपसी संबंधों को और गहरा करने के प्रयासों पर चर्चा है। संप्रभुत्व का सम्मान करने वाले हेल्दी कंपटीशन पर भी चर्चा है और विकास की भलाई के लिए मिलकर काम करने पर मंथन। दोनों नेताओं के कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। उधर इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 समिट 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत G20 देशों के प्रमुख समिट के हिस्सा लेंगे। रूस यूक्रेन जंग की तपिश का असर समिट में देखने को पूरे आसार है। G20 के जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। आपको बता दें कि जल्द ही पूरी दुनिया भारत का दम देखने जा रहा है। आने वाले 1 दिसंबर को G20 शक्तिशाली समूह की अध्यक्षता भी संभालता नजर आएगा। इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 देशों की शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। बाली में होने वाले G20 समिट की बैठक में इस बार रूस यूक्रेन युद्ध के चलते काफी गहमागहमी होने की संभावना है। यूक्रेन संकट के बाद इस बैठक के 3 मुद्दे तय किए गए हैं। खाद्य और ऊर्जा संकट, स्वास्थ्य क्षेत्र और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। G20 देशों के प्रमुख लेंगे समिट में हिस्सा। 17वें G20 देशों के शिखर सम्मेलन बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर ओल्फ शोल्ज,
समेत अन्य वैश्विक नेता बाली पहुंचने की पुष्टि कर चुके हैं। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया है कि वे G20 बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो हत्या की आशंका के चलते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 की मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। पुतिन की जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव G20 में शामिल होंगे। बाइडेन और मोदी करेंगे मुलाकात। इंडोनेशिया के बाली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता होगी। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का कहना है कि राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच बेहद उपयोगी और व्यावहारिक संबंध हैं, जिसकी वजह से भारत अमेरिका के संबंध मजबूत हो रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रचनात्मक और बहुत व्यावहारिक संबंध हैं। कई बार हो चुकी है बाइडेन और मोदी की मुलाकात। यूएस नेशनल सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन के पदभार संभालने के बाद से अब तक वह कई बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। दोनों नेताओं को कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलने के साथ साथ फोन और वीडियो पर कई बार बात करने का अवसर मिला है। बाइडेन और मोदी के कई मुद्दों पर समान विचार। एनएसए जैक सुलिवन ने बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समान विचार रखते हैं। वास्तव में अमेरिका भारत साझेदारी को मजबूत करने के लिए इन दोनों नेताओं ने मिलकर काम किया है। जब आप वो सब जोड़ते हैं तो ये एक उत्पादक बहुत व्यावहारिक संबंध होता है। राष्ट्रपति बाइडेन इस साल G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हैं, जैसा कि हम अगले वर्ष के लिए तत्पर हैं। जब आप इन सब चीजों को देखेंगे तो ये एक रचनात्मक बहुत व्यावहारिक संबंध है। दोनों नेताओं ने अहम मुद्दों पर साझा हित जताए हैं और अमेरिका भारत साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया। आपको बता दें कि भारत अगले साल G20 की अध्यक्षता संभालेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत की यात्रा करने की संभावना है। भारत करेगा अध्यक्षता ग्रहण। पूरी दुनिया जल्द ही भारत का दम देखने जा रहा है। आने वाले 1 दिसंबर को भारत G20 शक्तिशाली समूह की अध्यक्षता संभालेगा। इसके लिए पीएम मोदी ने 8 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 के नए लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया। लॉन्च के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता करना 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व है। G20 के लोगों में कमल का फूल भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता को चित्रित कर रहा है। ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की बौद्धिकता और उसमें समाहित आधुनिकता से विश्व का ज्ञानवर्धन करें। जिस तरह हम सदियों और सहस्त्राब्दियों से जय जगत के विचार को जीते आए हैं, आज हमें उसे जीवंत कर आधुनिक विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा। हमें सबको जोड़ना होगा, सबको वैश्विक कर्तव्यों का बोध कराना होगा। विश्व के भविष्य में उनकी अपनी भागीदारी के लिए जागृत करना होगा, प्रेरित करना होगा। साथियों, आज जब भारत
G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, तो ये आयोजन हमारे लिए 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व है। आपको बता दें कि G20 में भारत का मंत्र वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के मंत्र के साथ विश्व में अक्षय ऊर्जा क्रांति का आह्वान किया है। भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ के मंत्र के साथ वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने का अभियान शुरू किया है। हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। भारत पूरे विश्व को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है। भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के मंत्र के साथ विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन का आह्वान किया है। भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ इस मंत्र के साथ ग्लोबल हेल्थ को मजबूत करने का अभियान चलाया है। और अब G20 में भी हमारा मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत के यही विचार, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। G20 ग्रुप विश्व की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है, जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। इस समूह में भारत, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बाली में आयोजित हो रहे G20 से रूस यूक्रेन युद्ध के खात्मे और अन्य अहम मुद्दों पर क्या निष्कर्ष निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 समिट होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली पहुंच चुके हैं। इंडोनेशिया में पीएम मोदी करीब 2 दिन रुकने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, इसकी सब पर नजर टिकी है। पीएम मोदी क्या कहने वाले हैं, सबका ध्यान इस ओर रहेगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं G20 समिट में पीएम मोदी का शेड्यूल क्या होगा। पीएम मोदी इंडोनेशिया में करीब 45 घंटे रुकेंगे। पीएम मोदी करीब 20 कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन के 3 प्रमुख सत्रों के साथ भाग लेंगे। खाद्य, ऊर्जा, सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य, दुनिया के 10 बड़े नेताओं के साथ डिप्से बैठक करेंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। पीएम मोदी सबसे पहले ब्रिटेन में पीएम सुनक को मुलाकात भी करेंगे। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। उनको मुबारकबाद देंगे। पीएम मोदी और यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच अहम मीटिंग होगी। इंडोनेशिया में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात करने वाले हैं। ये भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ये उनका शेड्यूल है जो सूत्रों के हवाले से हमें मिला है। रूस यूक्रेन युद्ध पर पूरी दुनिया की नजर है। युद्ध के मैदान में कौन आगे है, कौन पीछे है। यूक्रेन खेरसन में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दुनिया का हर देश युद्ध से प्रभावित हो रहा है। यही वजह है जैसे ही युद्ध के मैदान में रूस के पीछे हटने की खबर आई, दुनिया की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया का हर देश रूस के इस एक्शन पर रिएक्शन दे रहा है।
हर कोई बस यही समझने में लगा है आखिर रूस के पीछे हटने की वजह क्या है, वो भी उसे खेरसन इलाके में जहां रूसी सेना मजबूत हो रही है। कोई इसके रूस की कमजोरी बता रहा है तो कोई इसमें गहरी साजिश की बू नजर आ रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए जाते जाते छोड़ जाता हूं ताजा अपडेट। Она уже знает. Она мне сегодня говорит. पिछले 8 महीने से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब रूस के हौसले डगमगाने लगे हैं और रूसी सेना धीरे धीरे पीछे हट रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रूसी सेना ने ऐलान किया है कि वह यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसन और उसके आसपास के क्षेत्रों से पीछे हट रही है। पिछले 8 महीने से चल रही इस लड़ाई में ये रूस के लिए एक अन्य अपमानकारी झटका माना जा रहा है। ये वही इलाका है जहां पर एक वक्त रूसी सेना ने अपना कब्जा जमाया था। बता दें कि खेरसन उन 4 प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जिसे पुतिन सरकार ने रूस में शामिल करने का ऐलान किया था। वहीं दूसरी ओर हाल के दिनों में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस अपनी चाल में फंसाने के लिए एक रणनीति के तहत खेरसन से हटने का ड्रामा कर सकती है। रूसी रक्षा मंत्री के आदेश ने बदले समीकरण। असल में रूस की सरकारी मीडिया में ये खबर चल रही है कि रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अपनी सेना को खेरसन से पीछे हटने के लिए कह दिया है। इसकी वजह से सेना के पूर्वी हिस्से में मोर्चा संभालने के आदेश जारी किए गए हैं। सर्गेई शोइगु ने कहा है कि हम इस समय अपने सैनिकों की जान बचाएंगे। सैनिकों का पश्चिमी इलाके में सक्रिय रहना जानलेवा साबित हो सकता है। इससे अच्छा हम अपने सैनिकों को दूसरे इलाके में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं गोंजो ब्लॉग में तो यहाँ तक कहा गया है कि खेरसन से सैनिकों को हटाना कितना भी दर्द देने वाला क्यों न हो, लेकिन अब इस इलाके को छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, ये रूसी आर्मी के इतिहास में एक काला दिन है, लेकिन ये फैसला जरूरी है। अब रूस के इस आदेश के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ खेरसन से रूसी सेना की वापसी के साथ ही यूक्रेन में कोई भी ऐसा इलाका नहीं रहेगा जहां पर उसके पास निर्णायक बढ़त रहे। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट इसे यूक्रेन की एक बड़ी जीत भी मानते हैं और युद्ध के खत्म होने का संकेत। वैसे रूस के इस फैसले पर यूक्रेन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है जिससे समझा जा सके कि वो रूस के इस फैसले को किस नजरिए से देख रहे हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की ने बीते सोमवार की देर रात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूस को वास्तविक शांति वार्ता के लिए मजबूत करने का आग्रह किया था और बातचीत के लिए अपनी सामान्य शर्तों को दोहराया था। जिसमें यूक्रेन की सभी कब्जे वाली भूमि की वापसी हो, युद्ध से हुई क्षति के लिए मुआवजा और युद्ध अपराधों का मुकदमा चलाने को कहा। युद्ध के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान अब तक दोनों देशों को जानमाल का भारी नुकसान हो चुका है। अमेरिकी सेना के जनरल मार्क मिले ने अनुमान लगाया कि युद्ध में रूस की सेना के मारे गए और घायल सैनिकों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। वहीं यूक्रेन की सेना को भी शायद इतना ही नुकसान झेलना पड़ा है। इसके साथ ही यूएस जनरल मार्क मिले ने बताया कि युद्ध के दौरान अब तक लगभग 40,000 यूक्रेनी नागरिक भी मारे गए हैं। हालांकि जनरल मार्क मिले ने न्यूयॉर्क में इकोनॉमिक क्लब से बात करते हुए ये नहीं बताया कि उन्होंने ये आंकड़े कैसे जुटाए। बातचीत की एक खिड़की खुली है।
अमेरिकी सेना के जनरल मार्क मिले ने बताया कि युद्ध में रूस या यूक्रेन के लिए सैन्य जीत संभव नहीं है। लड़ाई को खत्म करने के लिए बातचीत का एक मौका है। एक आपसी सहमति होनी चाहिए कि सैन्य जीत सैन्य साधनों से प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए आपको अन्य साधनों की ओर रुख करने की जरूरत है। एक मौका है, बातचीत के लिए अवसर की एक खिड़की खुली है। क्या इसीलिए पीछे हट रहे हैं पुतिन? यूएस जनरल मार्क मिले ने 1 लाख रूसी सैनिकों के मारे जाने का अनुमान ऐसे समय में लगाया है जब रूस ने खैरसान से अपने सैनिकों की वापसी का फैसला लिया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सैनिकों की वापसी की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में रूस की सेना के कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन की सलाह के बाद ये फैसला लिया गया है। सितंबर में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जनमत संग्रह के बाद खैरसान को रूस में मिलाने की घोषणा की थी। इसलिए सैनिकों की वापसी रूसी राष्ट्रपति के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।